हेलो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 14 लेकर के हम आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे इन्विशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की सेकंड प्रॉपर्टीज है, इन्विशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले हमें ये समझना है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और उस किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्यूट को मिला दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हो जाता है। ये सारी बातों को हमें समझना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट के बाद इन्विशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको समझना है। तो पहले इन्विशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के पहले बॉइलिंग पॉइंट को समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमने एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में कोई लिक्विड भर लिया, ठीक। अब लिक्विड में ये मान लीजिए लिक्विड ले लें, सॉल्वेंट ले लें, सॉल्यूशन ले लें, कुछ भी ले लें। मान लीजिए हमने लिक्विड ले लिया, सपोज करो यहां पे सॉल्वेंट ले लिया, तो ये सॉल्वेंट ए के मॉलिक्यूल है, इस तरीके से इसमें उपस्थित है। अब क्या है कि वेपराइज हो गई, इनकी वेपर बनेगी, लेकिन ऊपर से प्रेशर अप्लाई हो रहा है और इस प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। हम इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जनरली हम लोग 1 एटमॉस्फेयर, ये वैल्यू जो है फिक्स होती है 1 एटमॉस्फेयर या 760 mmHg, या इसी के बराबर है 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 760 mmHg होता है। तो ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें ऊपर से पड़ रहा है, यहां से वेपर बन रही है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इस लिक्विड की जो वेपर है वो यही पे इसी सरफेस पे रहती है, ऊपर बहुत ही मुश्किल से निकल जाती है। लेकिन अगर यहां से हम हीट करना स्टार्ट कर दें, सपोज करें आप इस सॉल्यूशन को यहां से हीट किया, तो हीट करने से क्या होगा, ये जो रिएक्ट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इनका वेपराइजेशन बढ़ जाएगा। तो ये जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर इस लिक्विड का या सॉल्वेंट का, ये वेपर प्रेशर लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर आप जब बढ़ाते जाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है वो रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से वेपराइजेशन इंक्रीज होगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। हम आप लोगों को समझा चुके हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो इस तरीके से बढ़ता जाएगा और एक कंडीशन आएगी कि ये वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर इसके हो जाएगा तो उसी समय ये लिक्विड के मॉलिक्यूल बॉयल होने लगेंगे। बस यही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, यानी किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर जिस पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो वो टेम्परेचर ही उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure. Atmospheric pressure is called boiling point, अर्थात इसे हम टीवी से प्रेजेंट करते हैं। यानी आप कहेंगे टेम्परेचर at which vapor pressure of any liquid becomes equal to atmospheric pressure, यानी वो किसी लिक्विड का टेम्परेचर जिस पर उसका वेपर प्रेशर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो एक बात और इस जगह समझ लीजिए, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेपर प्रेशर के जस्ट उल्टा होता है। ये कैसे? क्योंकि अगर वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों? अगर वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा तो ये जल्दी से और लो टेम्परेचर पर ही इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में एक उल्टा रिलेशनशिप होता है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट उसका कम बनेगा। और एक चीज और समझ लीजिए, किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। जैसे वाटर है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे हम वाटर ले लें और इस वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट करें तो याद रखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसकी जो वेपर प्रेशर होगी वाटर की, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg के इक्वल हो जाएगा। और किसी भी सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को आप ऐसे नॉर्मली आप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, फिक्स होता है। जैसे वाटर को अगर आप गर्म करना स्टार्ट कर दें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और गर्म करोगे तो रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगा और पानी उड़ जाएगा। ये नहीं कि आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया। ज्यादा टेम्परेचर तब बढ़ सकता है जब या तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम ज्यादा हो, तब चेंज हो सकता है, या तो फिर आप उसमें किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करें सॉल्वेंट में, तो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट घट बढ़ सकता है। लेकिन अगर हम ऐसे प्योर फॉर्म में रखेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। याद रखिए, किसी भी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है और वो बॉइलिंग पॉइंट तभी चेंज हो सकता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो, या तो फिर उसमें हम किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करें। तो क्लियर हो गया ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है? यानी किसी लिक्विड का वो टेम्परेचर है जिस पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने इस पॉइंट पे कि इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इसको भी समझ लीजिए, इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सपोज कीजिए कि यहां पे एक हमने कंटेनर लिया और यहां पे सॉल्वेंट ले लिया, और सॉल्वेंट के ए मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ए सॉल्वेंट, इनकी वेपर बनेगी, ये वेपर प्रेशर होगा और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है। आप सभी लोग जानते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर शॉर्टकट में कर दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर हम इसमें हीट कर दें इसको, तो एक कंडीशन पे, यानी जिस पे टीबी हम बोलेंगे इसको, टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है और इस टीबी पर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट टीबी होगा। अब मान लीजिए कि हमने क्या किया, इसमें हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिला दिया। इसी में हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बी को मिला दिया इसी सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में। तो जब इस सॉल्वेंट में आप मिला देंगे तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन। यहां पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि अब यहां पर ए पी नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट है ऐसे। अब यहां पर जो वेपर बनेगी वो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा वेपर प्रेशर? क्योंकि अब जो है, जो सरफेस है, वो सरफेस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल है। यहां पर सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल अकेले हैं, यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के हो गए। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ये नॉन वोलाटाइल होता है, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आपने मिलाया, इनका वेपराइजेशन होना नहीं, तो इसलिए वेपर प्रेशर कम हो जाएगी।
यहां वेपर प्रेशर ज्यादा बढ़ गया। अब आप इसे हीट भी कर दीजिए, तो हीट करोगे इस तरीके से, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे, वही 760 mm, और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि यहां पर जब सल्यूट आप मिला दोगे तो इस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि आप जो हीट दोगे, वो जो हीट दोगे आप, वो हीट सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और सल्यूट के मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे नहीं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे। यहां पर जो हीट दोगे वो टोटल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ेगी और तेजी से वेपराइज हो जाएगी। यहां पे जो हीट दे रहे हो वो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसलिए वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर इसका कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेपर प्रेशर के उल्टा होता है। वहां पर वेपर प्रेशर डिक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ वेपर प्रेशर क्या है? हाई है। तो वेपर प्रेशर इसका ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक पॉइंट निकल करके आ गया कि अगर हम किसी सॉल्वेंट में सल्यूट को मिला दें तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो जाता है, और वो बॉइलिंग पॉइंट जब इंक्रीज हो जाएगा तो उसी को कहते हैं इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गया? इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी सॉल्वेंट में सल्यूट को मिलाने पर उस सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाना आपका इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। अब आपसे अगर हम कहें कि अगर सॉल्वेंट में सल्यूट को मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है, तो बहुत सिंपल से आंसर है कि आप कहेंगे कि वेपर प्रेशर घट जाता है। आप कहेंगे वेपर प्रेशर क्यों घट जाता है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाता है और काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं बढ़ पाती जितनी उसे बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो हीट सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मॉलिक्यूल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे कि भाई इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है। इसका मतलब यहाँ पे जो इल्यूशन हुआ है, जो बढ़ गया है, उसको डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है। अब आप देखिए इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है। कहेंगे द increase in boiling point of solvent on addition of non-volatile non-electrolyte। अभी बताएंगे ऐसा क्यों होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट टू इट इज कॉल्ड इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, ये डिफिनेशन है। यानी the increase in a boiling point, the increase in the boiling point of solvent on addition of non-volatile non-electrolyte solute to it is called इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। यानी किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम सल्यूट को मिला दें तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट हो जाता है, उसी का नाम है इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इस इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम ग्राफिकल आपको समझाएंगे कि किस तरीके से ये इंक्रीज होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ग्राफिकल है, यहां हमने टेम्परेचर को ले लिया और यहां पर वेपर प्रेशर ले लिया। यहां पर जीरो है, टेम्परेचर भी जीरो और वेपर प्रेशर भी जीरो है। अब देखिए जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन आएगी कि वेपर प्रेशर, सपोज कीजिए कि ये वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
हम इस लाइन को कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो कर रही है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो कर रही है, ये ग्राफ लाइन, ये बिल्कुल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो कर रही है। भाई यहाँ पे 0 है, ऐसे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। सपोज करो ये हमारा 760 mmHg या इसी को 1 एटमॉस्फेयर, यानी यहाँ 0 बढ़ता गया, जब यहां पर आ गए तो सपोज करिए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर आ गया या 760 mm आ गया ये प्रेशर इस जगह। इसके बाद देखिए अगर यहां पे कोई लिक्विड है, सपोज कीजिए यहां पर मैंने लिक्विड ले लिया, तो इस लिक्विड का टेम्परेचर ये 0 नहीं हो सकता है। लिक्विड का टेम्परेचर 0 नहीं हो सकता। क्या होगा, जो टेम्परेचर यहाँ का है रूम टेम्परेचर, वही टेम्परेचर से लिक्विड का होगा। तो किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन पे 0 नहीं हो सकता है, और ना ही लिक्विड का वेपर प्रेशर 0 हो सकता है, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे लिक्विड कोई रख दीजिए तो उसका वेपर तो कुछ बनेगा ही। तो इसलिए जब दोनों चीजें 0 नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए ग्राफ लाइन हम लोग ऐसे खींचते हैं। ये क्या है, ये सॉल्वेंट। ये मानिए इनिशियल स्टेट में इसका टेम्परेचर ये था, जो भी सॉल्वेंट ये टेम्परेचर इतना 0 नहीं होगा ये टेम्परेचर, और मान लीजिए इनिशियल स्टेट में उसका वेपर प्रेशर ये। अब देखिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। और इस पॉइंट पे जब हम आए तो ए पॉइंट पर देखा कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया है, और जब इस पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तो ये जो टेम्परेचर आपका होगा ये वाला, ये टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे इस सॉल्वेंट और एटमॉस्फेरिक सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों वैल्यू इक्वल हो गई हैं, और यही आप लोगों ने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है। तो इस तरीके से टीबी ये इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब देखिए इसी सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट को मिला दिया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए यहां पे सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन फर्स्ट है। अब इस सॉल्यूशन फर्स्ट का वेपर प्रेशर देखिए टेम्परेचर तो वही रहेगा, जो भी चीजें यहां पर है हर एक का टेम्परेचर वही रहेगा, लेकिन अगर हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला देंगे तो वेपर प्रेशर देखिए कम हो गया। अब इसके बाद टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे तो इस सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और इस बी पॉइंट पर आप देखेंगे कि इसका वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया, इसलिए T1 इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। देखिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, टीबी बड़ा है कि T1 बड़ा है, और ये सॉल्यूशन है, यही इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, यही बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट हो गया, तो आपका ये T1 बड़ा है। इसी तरीके से यहां पे आपने सॉल्यूशन नंबर 2, इस सॉल्यूशन फर्स्ट सेकंड में क्या डिफरेंस है, ये सॉल्यूशन कुछ ज्यादा कंसंट्रेट है, ज्यादा गाढ़ा है, तो ज्यादा कंसंट्रेट है, इसलिए देखिए वेपर प्रेशर इससे भी कम हो गया। इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, सी पॉइंट पर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल आएगा, इसलिए T2 इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो जैसे जैसे तुम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के अमाउंट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे जो डेल्टा टीबी आया ये हमारा T1 माइनस टीबी आया, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये इक्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, कितना बढ़ गया, ये सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्वेंट के बीच है, और इसी तरीके से हम यहाँ डैश कर दिया T2 माइनस टीबी, ये सॉल्यूशन सेकंड और सॉल्वेंट के बीच का है, और यहाँ पे डेल्टा टीबी की वैल्यू डैश की ज्यादा है डेल्टा टीबी से। इसका मतलब कि अगर हम किसी सॉल्वेंट में जितनी ज्यादा सॉल्यूट के अमाउंट मिलाएंगे तो इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो ग्राफ आपके समझ में आ गया, यहाँ टेम्परेचर ले लिया, यहाँ वेपर प्रेशर ले लिया, यहां से ग्राफ लाइन इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ना तो टेम्परेचर 0 हो सकता है और ना वेपर प्रेशर 0 हो सकता, इसलिए ग्राफ लाइन सॉल्वेंट के लिए यहां से स्टार्ट किया।
मान लिया सपोज किया इस पॉइंट पे इसका टेम्परेचर ये है, वेपर प्रेशर ये है, फिर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट पर इसका वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो यही टीबी इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसी तरीके से सॉल्यूशन फर्स्ट एंड सेकंड का वेपर प्रेशर बी एंड सी पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, इसलिए टीबी T1 and T2 are called boiling point of solution first and second. The difference of solution first, the difference in boiling point of solution first and solvent is called elevation of boiling point. And this elevation of boiling point is dependent upon the amount of solute which dissolve in solvent. क्लियर हो गया? बहुत ही आसान है, सिंपल है। अब देखिए इसके बाद इसमें आता है कि elevation of boiling point और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या रिलेशनशिप है। तो हेडिंग आप लोग लगाएंगे इसमें कि रिलेशन बिटवीन एल्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। रिलेशन बिटवीन एल्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, elevation of boiling point and lowering vapor pressure of solvent, इनमें किस तरीके से रिलेशनशिप होता है। लोअरिंग का मतलब घट जाना, कम हो जाना। देखिए जैसे ये ग्राफ हमने बनाया, अभी बनाया था, उसी ग्राफ को फिर ड्रा कर रहे हैं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर PM0 हो गया और ये इस तरीके से ग्राफ लाइन हमने अभी बनाया था। ये सॉल्वेंट का था, ये सॉल्यूशन फर्स्ट था, ये सॉल्यूशन सेकंड था, ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, और यहां पर ये कंडीशन, ये टीबी था, T1 था, T2 था। देखिए इस लाइन पे जो हमने यहाँ पे ड्रा किया है, यहां पे मैंने L और K नाम दे दिया, इसको हमने यहां पर, इसको यहां पे ऐसे बनाया। ये PA0 है, ये P1 है और इसे P2, ये वेपर प्रेशर है और यहां पे आपने टेम्परेचर है। ये ग्राफ अभी मैंने ड्रा किया था, उसी को फिर ड्रा कर दिया है। तो देखिए इसी से रिलेशन से दिखा रहा हूं। यहां पे दो ट्रायंगल है, फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा, AB और एंड ये ट्रायंगल देखिए है, एक ट्रायंगल ABN हो गया और एक ट्रायंगल ये बन रहा है एनी, फ्रॉम ट्रायंगल ABN एंड ट्रायंगल AC और K, ACK। ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे हैं, छोटे बड़े हैं, एक जैसे हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल से हम दे सकते हैं AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इक्वल टू AN अपॉन AK। ठीक, ये लिख दिया, AB अपॉन AC, AN अपॉन AK। AB कितना है, AB है T1 माइनस TB, AC है T2 माइनस TB और AN है हमारा AN, PA0 माइनस P1 और ये है PA0 माइनस P2। ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा TB 1 कर दिया, डेल्टा TB यहां 2 कर दिया, क्योंकि दोनों की वैल्यू डिफर होगी और दिस इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 आ गया। इस तरीके से डेल्टा और P डेल्टा T में रिलेशनशिप हो गया। इस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं ये इक्वेशन, क्या कि डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, यानी जितना ही ज्यादा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा। कुल मिलाकर के आप कह सकते हो, इस रिलेशनशिप से ये बोल सकते हो कि एलिवेशन in boiling point of solvent
is directly proportional to lowering vapor pressure of solvent. ये देखिए lowering vapor pressure of solvent है, lowering vapor pressure of solvent। तो जितने ज्यादा lowering हो जाएगी, जितने ज्यादा vapor pressure solvent का कम होगा, उतने ज्यादा elevation of boiling point हो जाएगा। आप कह सकते हैं elevation in boiling point of solvent is directly proportional to lowering vapor pressure of solvent। जितने ज्यादा लोअरिंग होगी उतने ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट होगा। अब इसी टॉपिक पे इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे एक राउल्स ने रूल दिया और उस राउल्स के रूल से एक बहुत अच्छा फार्मूला डिराइव होगा जिससे बहुत से न्यूमेरिकल बनेंगे। तो देखिए लिख रहा हूं राउल्स लॉ ऑन इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, राउल्स लॉ on illusion of boiling point, Raoult's law on illusion of boiling point, Raoult's law on illusion of boiling point। देखिए इन्होंने ये कहा कि जो इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी ये क्या है मोलरिटी। बता देंगे कैसे डिराइव होकर क्या था, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है यानी डेल्टा टीबी दिस इक्वल टू के बी, और यहां पर यह के बी को बोलते हैं मोलर इल्यूशन कांस्टेंट। मोलर इल्यूशन कांस्टेंट या इसे बोल सकते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये इसे हम बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। और मोलरिटी हम लोग जानते हैं ये होता है स्मॉल w 1000 अपॉन m1 कैपिटल W। ये चीज हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके सामने बन गया जिससे हम लोग न्यूमेरिकल को लगाएंगे। ये फार्मूला, इस फार्मूला, लेकिन ये रिलेशनशिप अभी हम आपको समझाएंगे कैसे आ गया। ओके, इस तरीके से इस फार्मूले से बहुत से न्यूमेरिकल यूज होंगे, लगाएंगे। ओके, तो जो रिलेशनशिप है राउल्ट्स ने क्या कहा, राउल्ट्स ने जो आपको बताया कि डेल्टा टीबी ये प्रोपोर्शनल टू एम है या डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी और एम, यानी इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट इल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अकॉर्डिंग टू राउल्ट इल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट is directly proportional to molarity of solution। ये जो लिखा हुआ है इसी से राउल्ट्स ने ये बात है। लेकिन अब हम आपको ये बता रहा हूं कि ये फार्मूला आ कहां से गया, कैसे कैसे उन्होंने कह दिया। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि PA नॉट माइनस PA, ये राउल्ट्स लॉ ये भी है, और दिस इक्वल टू आपने जीटा बी पढ़ा है, और जीटा बी PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट दिस इक्वल टू n और n प्लस कैपिटल। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, याद रखिए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो ये n प्लस कैपिटल N ये वैल्यू आपकी कैपिटल N के इक्वल हो जाती है। तो हम यहां पर लिखेंगे PA नॉट
माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, ये हमारे एम और कैपिटल है। इसी क्वेश्चन से हम ये लिख सकते हैं, इसको डिफरेंस लिख सकते हैं डेल्टा पी, क्योंकि लोअरिंग इन बाय प्रेशर है, लोअरिंग इन बाय प्रेशर तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट अपॉन पी ए नॉट। दिस इक्वल टू हम इसमें लिख सकते हैं स्मॉल w m1 और यहाँ पे कैपिटल W कैपिटल M1, या डेल्टा P P A नॉट और दिस इक्वल टू स्मॉल w m1 और यहाँ पे m1 अपॉन कैपिटल W। इस इक्वेशन से ये जरा देख लीजिए, इसको आप उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी P डेल्टा P इज इक्वल टू स्मॉल w m1 और पी ए नॉट अपॉन ये आ जाएगा आपका m1 इंटू कैपिटल। हमने क्या किया, इसको रीअरेंज कर लिया, थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, ये आ जाएगा और यहां पर हमने m1 और पी ए लिख लिया, w ले लिया और यहां पर m1 कैपिटल W 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे इस तरीके से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत। अब ये वैल्यू कांस्टेंट होती है तो डेल्टा P ये प्रोपोर्शनल टू आ गया स्मॉल w 1000 अपॉन ये आ गया m1 इंटू कैपिटल W, ये चीज। और यहां पर इसे अगर हम देखेंगे तो ये हमारी मोलर P है, ये क्या है, मोलर P, ये हमारा मोलर P है। और ये जो आपके पास है यानी m1 कैपिटल M1 और पी ए नॉट, जो पी ए नॉट है और अपॉन 1000, इस वैल्यू को हम लोग के भी बोलते हैं, इसे के भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू M हो गया, बताइए आया। और ये चीज आप पढ़े डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P पढ़े, अभी आपने ग्राफ से डिराइव किया था, तो इसके प्लेस पे हम डेल्टा टी रख सकते हैं। तो डेल्टा टी रखेंगे तो डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल टू M। देखिए ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला इस तरीके से, तो राउल्ट्स ने इस इक्वेशन से इस तरीके से इस क्वेश्चन को डिराइव किया। डिराइव करना कोई जरूरी नहीं है, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे फार्मूला बन गया, ताकि आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। बहुत ही फेमस फार्मूला है के वी और स्मॉल w 1000 अपॉन m1 इंटू कैपिटल W। इस फार्मूले से सब वैल्यू पता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और ये अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, क्योंकि 1000 है तो किलोग्राम। तो इस तरीके से इस फार्मूले पे हम लोग एक आध न्यूमेरिकल लगाने, फिर इसके बाद फिर बात आगे और करते हैं। देखिए एक न्यूमेरिकल इसी फार्मूले पे आप देखिए तो आपको और अच्छी तरीके से बात क्लियर होगी। ए सॉल्यूशन न्यूमेरिकल है, ए सॉल्यूशन containing 12.5 gram of solute in 175 gram solvent. Elevation of boiling point is 0.70 Kelvin. Find molar mass of solute। और यहां पर Kb की वैल्यू देती है 0.52 केल्विन kg मोल। अभी हम यूनिट सब बताएंगे कैसे क्या होती है। ये Kb की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पे नहीं डिपेंड करती, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि Kb की वैल्यू m1 PA नॉट और 1000 है, ये होती है Kb की वैल्यू। m1 क्या है,
ये मालिक और वेट ऑफ सॉल्वेंट फिक्स होता है। आप वाटर लेंगे तो 18 हो जाएगा, और वाटर के लिए ये जो होगा वो 760 होगा, ये भी फिक्स होता है। तो इस तरीके से यहां पर केबी की वैल्यू हर एक अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होती है, वो फिक्स होती है। अब इस न्यूमेरिकल में आ जाइए। पहले बताइए स्मॉल डब्ल्यू कितना है, 12.5 ग्राम। ये सॉल्यूट हो गया, किसमें डिसॉल्व किया गया, 175 ग्राम सॉल्वेंट के लिए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसमें हुआ, 0.70 केल्विन। देखिए ये चेंज इन जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ये डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, ये सेम होता है, ये सेम होता है। इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है। डिग्री में है तो डिग्री में रख देंगे। चेंज इन एलिवेशन मतलब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा जिसमें दिया है उसे रखा जाता है। अभी और क्लियर कर देंगे। और केबी की वैल्यू हमारे पास 0.5 है। अब हम फार्मूले पे रखेंगे डेल्टा टीबी केबी स्मॉल डब्ल्यू 1000 अपॉन m1 इनटू कैपिटल। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 0.7 हो गया। केबी की वैल्यू हमारे पास रखी हुई है 0.52 इनटू ये 12.5 हो गया, ये 1000 हो गया। यहां पे मालिक को वेट m1 निकालना है, ये 175 हो गया, 175 हो गया। हमें मालिक को वेट को निकालना है m1। तो m1 जब हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.52 इंटू 12.5 इंटू 1000 अपॉन ये 0.7 इंटू 175। देखिए पॉइंट कैंसिल हो गया, 25 से डिवाइड करिए तो 25 6 125 6 आ जाएगा, यहाँ 25 7 175 आ जाएगा। ये आपका आया 5, ये आ गया। अब इसके बाद हमें पॉइंट कैंसिल हो गया, यहाँ 0.52 इंटू 5 इंटू 1000 अपॉन ये 7 बचा, इधर 7 49। इसको थोड़ी देर के लिए आप लोग इसको हमने मान लिया 50, मान लो 50 हमने मान लिया, क्लियर। 50 मान लिया तो ये 0 यहां से कैंसिल, ये हो गया, ये 0 यहां से चला गया, बोलो। और यहां से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे आ गया 52 आंसर। भाई ये 0.52 है, सॉल्व किया 52 आ गया। यही 52 हमारे को वेट हो गया, लेकिन थोड़ा सा इससे ज्यादा आएगा आंसर, क्योंकि ये 49 था, हमने इसको 50 मान लिया है, तो ये फार्मूला आंसर हमने नियरली निकाल दिया है, लेकिन ये वैल्यू थोड़ी 52 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, क्योंकि इसको सिंपल करने के लिए हमने 49 को नियरली 50 मान करके इसको सॉल्व कर दिया है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो बड़े सिंपल वे में न्यूमेरिकल यहाँ पे बनते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल तब बढ़िया से बनेंगे जब हम वन हाफ फैक्टर पढ़ाएंगे, और वन हाफ फैक्टर को जब हम इन्वॉल्व करेंगे इसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में, तब बड़ी बढ़िया से न्यूमेरिकल बनते हैं, और जो कि आपके बोर्ड कंपटीशन सब में क्वेश्चन आते हैं। तो अब जरा थोड़ी सी डिफिनेशन देख लेता हूं हम लोग कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डिफिनेशन क्या है, थोड़ा यूनिट देख लेते हैं, फिर हम इसका मेजरमेंट बताते हैं। जरा पहले ये देखिए, पहले तो आप लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है इसे देखिए। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपने ये पढ़ा, यहां क्या कहेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट व्हेन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। अगर हम इसको यूनिटी कर दें, एक मान लें,
तो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए m इक्वल टू 1 हो गया तो डेल्टा टीवी इक्वल टू हमारे पास के आ गया। क्लियर? तो इसी जगह डिफिनेशन बना देंगे। आप कहेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हो या सॉल्यूशन हो, कुछ भी हो, क्योंकि सॉल्यूट मिलाओगे तो एलिवेशन हो जाएगा। इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट if molarity of solution is a unity। अगर हम मोलरिटी को यूनिटी कर दें, एक कर दें, तो ऐसी कंडीशन में जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन जो भी है वही आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। हम लोग जानते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पूछी जाती है पेपर में कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है। तो आप कहेंगे कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट व्हेन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। अब जरा इसके यूनिट पे आ जाइए कि मोलरिटी यानी केवी की यूनिट क्या है, उस यूनिट के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यूनिट में जैसे हमारे पास फार्मूला है डेल्टा टीवी केवी स्मॉल w 1000, ये चलिए ठीक है, स्मॉल w 1000 अपॉन यहां पर अमोल और कैपिटल केवी की यूनिट निकालना है, टीवी आ गया, अमोल कैपिटल स्मॉल w और 1000। अब देखिए ये टेम्परेचर आप ले लिया केल्विन, ये केल्विन, ठीक। ये टोटल अगर ऐसे लिखा होता तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मोलरिटी है, तो हम इसे मोलर बोले। लेकिन यहां लिखा तो ये है, उसका जस्ट उल्टा, तो ये केल्विन हो गया। यहां पे हम लिख देंगे मोलर, क्या लिखेंगे, मोलर इनवर्स, या डिग्री सेल्सियस लिख देता हूं और मोलर इनवर्स। ये एक यूनिट ये हो गई। दूसरी यूनिट आप ऐसे लिख सकते हो, ये देखिए डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी और एम था, ठीक, एम वही मोलर की, या केवी इक्वल टू हमारे पास डेल्टा टीवी अपॉन एम आ गया। इसके लिए चलिए मैंने केल्विन लिख दिया। इसका मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, क्या होता, मोल पर किलोग्राम। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो के हो गया, केजी ऊपर चला जाएगा और मोल ले जाना पड़ेगा तो इनवर्स। तो केवी की यूनिट जो अभी न्यूमेरिकल मैंने लिखवाया था ना, उस न्यूमेरिकल में केवी की यूनिट हमने ये लिखी थी। तो केवी की यूनिट हमारे पास यहां पर के किलोग्राम मोल इनवर्स ये लिख सकते हैं, या डिग्री सेल्सियस और किलोग्राम और इसके बाद मोल इनवर्स, ये यूनिट हम लोग लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग ये लिख सकते हैं। दूसरी बात यहां पर ये आती है कि किसी किसी न्यूमेरिकल में 1-2% ऐसा भी होता है कि केवी की वैल्यू नहीं देते, और केवी की वैल्यू के प्लेस पे हमें दे दी जाती है हीट ऑफ वेपराइजेशन, या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे दिया गया। तो फिर हमें इसे केवी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो केवी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला और समझ लीजिए, फॉर
वैल्यू ऑफ केवी। एक केवी की वैल्यू को निकालने के लिए R(m1) TB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा HP, इस फार्मूले से भी केवी की वैल्यू निकालती है। जैसे यहां पे R क्या है, R वही गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो हमें जूल या कैलोरी में लेना पड़ेगा। कैसे, अगर ये वैल्यू जूल में दी है तो R की वैल्यू जूल में ले, अगर ये वैल्यू कैलोरी में दी है तो कैलोरी में लेंगे, और ये जूल कैलोरी में ही वैल्यू आएगी क्योंकि ये हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो यहां पे R की वैल्यू कैलोरी जूल में होती है 8.314 जूल, और मोल इनवर्स और इसके बाद कैलोरी में होती है लगभग, तो ये कैलोरी में वैल्यू होती है। तो देख लेंगे ये वैल्यू जिसमें दी है उसी के हिसाब से हमें लेना पड़ेगा। एमोन जो है दिया है, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा, ऑफ सॉल्वेंट होगा। और जो मेन पॉइंट है ये डेल्टा HV, इसका नाम है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इसका मतलब यह है कि किसी भी लिक्विड के एक मोल को वेपराइज होने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसे हम हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। और डेल्टा HV इक्वल टू 1000, दिस इक्वल टू M1 इंटू LV होता है। LV क्या है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट बोलते हैं, कभी कभी लेटेंट हीट भी दे सकते हैं। तो इस वैल्यू को अगर हम यहां पे रख दें, डेल्टा HV की वैल्यू को इस प्लेस पे रख दें, तो M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा KB इज इक्वल टू R TB स्क्वायर अपॉन LV। और एक बात तो बताई नहीं कि यहां पे जो TB होगा ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होगा, और ये आप लोग 100% याद रखिएगा कि ये केल्विन में लिया जाएगा, ये 100% केल्विन में लिया जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये लेटेंट हीट है। अब R की वैल्यू हमें देखना पड़ेगा कि जूल में लेना है, कैलोरी में लेना है, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो जैसे एक न्यूमेरिकल हम आपको इसी पे बता रहा हूं, इसी फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल है, किस तरीके से न्यूमेरिकल आएगा जरा देख लीजिए। इस फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल, जैसे मैंने कह दिया हीट ऑफ वेपराइजेशन दे दिया, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर 5400 कैलोरी मान दिया, और फाइंड आउट बना दिया है, फाइंड आउट के ये हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है। इसका मतलब हम लोग क्या लिखें, केवी, और वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपका होता है 100, लेकिन ये हमें चाहिए किसमें, केल्विन में। तो इसमें 100 प्लस 273 ऐड करेंगे, 373 आएगा। तो ये हमारे पास R हो गया, M1 हो गया, TB स्क्वायर हो गया, और यहाँ 1000
इनटू आपके पास डेल्टा एच बी। अब देखिए कैलोरी में दिया है तो यहाँ पे आर की वैल्यू कैलोरी में रखेंगे, मालिक और वेट 18 रखेंगे क्योंकि वाटर का मालिक और वेट 18 होता है। यहां पर 273 का स्क्वायर हो गया अपॉन 1000 इंटू, और ये आपका दिया है 54,000। एक जीरो देख लेना, सॉल्व कर लेना। केवी की वैल्यू यहां से हमने निकाल लिया और निकाल करके जहां पे जरूरत होगी वहां पर हम लोग रख करके निकाल लेंगे। तो इस तरीके से किसी किसी न्यूमेरिकल में कि आपको लेटेंट हीट दे दिया या हीट ऑफ वेपराइजेशन दे दिया और देने के बाद आपसे कह दिया कि आप इसे मालिक और वेट या जो चीज निकालना है उसे निकालिए। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। और एक लास्ट टॉपिक इसका और देख लीजिए, इसके बाद फिर हम आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल बताएं। देखिए पॉइंट इसमें जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ मालिक और वेट, एब्सोल्यूट बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मान लीजिए एक्सपेरिमेंटली बात कर रहा हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ molecular weight absolute by elevation of boiling point, elevation of boiling point से आप लोग molecular weight को निकालिए। कई मेथड है, एक बैकमैन मेथड है, लैंड्स-बर्जर मेथड है। बहुत सिंपल हम आपको समझाएंगे कि सपोज कीजिए यहां पर एक ट्यूब है और इसमें आपने सॉल्वेंट को भर दिया, नो नेमो। मान लीजिए सॉल्वेंट कैपिटल डब्ल्यू आपने 100 ग्राम भर दिया और भरने के बाद यहां पर हमने इलेक्ट्रोड डाले और इलेक्ट्रोड डालने के बाद इसको हीट करेंगे तो इसका टर्म, और यहां पे बीच में एक थर्मामीटर डाल दिया, बैकमैन थर्मामीटर। इलेक्ट्रोडों से गर्म करोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। एक कंडीशन आ जाएगी कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हर सॉल्वेंट अपने बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकता है। तो कांस्टेंट जब टेम्परेचर हो जाए तो तुम समझ जाओ कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट हमारा आ गया 100 डिग्री सेल्सियस सपोज करो। फिर इसके बाद इसे कूल कर लीजिए, इसमें सल्यूट मिला दो, मान लीजिए सल्यूट मिला दिया आपने 5 ग्राम, तो क्या बन गया सॉल्यूशन। फिर इसे गर्म करो, फिर टेम्परेचर इसका इंक्रीज होगा, फिर बढ़ता जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। अब इस बार एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, क्यों सॉल्यूशन आ गया ना, बढ़ गया। अब फिर कांस्टेंट उससे नोट करेंगे, वो T1 सॉल्यूशन का होगा, मान लीजिए 100.8 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया। अब बताओ डेल्टा टीबी कैसे निकले, T1 माइनस टीबी कितना 100.8 माइनस 100, ये तो निकालोगे 0.8 डिग्री सेल्सियस आया। अब मालिक और वेट हम कैसे निकालें, मालिक और वेट निकालने के लिए डेल्टा टीबी केबी स्मॉल w 1000 अपॉन m1 इंटू कैपिटल, ये वैल्यू हमारे पास 0.8 आ गया। केबी हर एक सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो जैसे मान वाटर ले लिया तो वाटर की वैल्यू ये कांस्टेंट होगी। यहाँ कितना डब्ल्यू लिया था 5 ग्राम, यहाँ 1000 हो गया। अब वन मालिक को वेट को निकालेंगे, कैपिटल डब्ल्यू हमारे पास है कितना 100 लिया था, 100 लिया, कुछ भी ले सकते हो, और अमोन की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करें। ये केवी हमें पता है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये हर एक सॉल्वेंट के लिए, वाटर के लिए, बेंजीन के लिए, एथिल अल्कोहल के लिए, टॉलुइन के लिए, हर एक के लिए अलग अलग होती है। ज्यादातर केस वाटर और बेंजीन का केस ही आता है। तो इस तरीके से जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने पूरा का पूरा फिनिश कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को कुछ अच्छे न्यूमेरिकल इसके कराएंगे जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे होंगे, और
अब इसका नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ओके, थैंक यू।